गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमने जितना भी अभी तक किया है वो आपको रेगुलरली कहा जा रहा है। अपने रजिस्टर में सब काम कंप्लीट रखिए और रजिस्टर लाकर मुझे चेक करवाइए। आपका जो ये रेगुलर वर्क है ये आपके ही लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास पूरा मटेरियल आप रेगुलर लिखते रहेंगे तो आपके माइंड में रहेगा और कभी भी कोई क्वेश्चन बीच में पूछा जाता है तो उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वो जो आपके माइंड में रहेगा उसके थ्रू आप जो भी आप क्वेश्चन आएगा उसको आप लिखने में भी सक्षम रहेंगे। तो इसलिए आप रेगुलर वीडियो भी देखते रहिए और रिटर्न वर्क भी कंप्लीट करते रहिए। तो अब हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी वो चैप्टर था लीडरशिप। लीडरशिप में जो हमने एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, एलिमेंट ऑफ लीडरशिप, उसमें हम जो पढ़ रहे थे थ्री हमने उसके पॉइंट्स पढ़ लिए थे। उसमें जो थर्ड वाला ही है वो था नेतृत्व, मतलब लीडरशिप, जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स थे। डायरेक्टिंग के एलिमेंट जो थे उसमें मोटिवेशन पहले था, उसके बाद फिर हमने देखा सुपरविजन भी देख लिया था और लीडरशिप अभी हम देख रहे हैं। तो लीडरशिप के जो हमने अभी 3 पॉइंट्स पहले देखे थे कि ये 3 तरह के 3 शैलियाँ या 3 स्टाइल होती है लीडरशिप की। तो वो 3 स्टाइल में हमने फर्स्ट ऑटोक्रेटिक देख ली थी, जो कि जिसका कि कल मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी समझाया था। ऑटोक्रेटिक मीन्स जो निरंकुश होती है, मतलब जिसपे कि नेतृत्व के सारे अधिकार जो नेतृत्व करता होते हैं, लीडर होते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। दूसरी जो हमने देखी थी डेमोक्रेटिक, जो कि प्रजातांत्रिक, जो जिसमें लीडर्स के पास जो अधिकार होंगे वो केंद्रीय अधिकार होंगे, मतलब सिर्फ जो डिसीजन लेने के अधिकार होंगे वो उनके पास रहेंगे और बाकी वे अपने अधिकारों का बंटवारा कर देते हैं। जिससे कि प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य जब होता है तो वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फ्री रह करके कोई भी उनके सबॉर्डिनेट्स कार्य करते हैं। तो बिजनेस में जहाँ पे उपक्रम में इस स्टाइल को अपनाया जाता है, इस पद्धति को अपनाया जाता है, वहाँ काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है और एम्प्लॉयज भी अपने काफ़ी रुचि से कार्य करते हैं, क्योंकि वे फ्री रह करके कार्य करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता। और फर्स्ट में जो ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश श्रेणी, उसमें पूरी तरह से एक लीडर का जो होता है वो तानाशाह व्यवहार होता है, जिससे कि वहाँ के एम्प्लॉय कार्य करने के लिए थोड़े दबे हुए होते हैं या वे फ्री रह करके कार्य नहीं करते। तो इसी सीक्वेंस में जो थर्ड वाली है, फ्री रैंड और लेजेस फायर लीडरशिप, तो ये थर्ड वाली जो है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। थर्ड, free rein style. It is a style of leadership where there is the least intervention by the leader. The group operates entirely on its own under such leadership. It fails to give the group the advantages of leader-inspired motivation. Group members perform everything themselves and the managers usually maintain contact with outside persons to bring the information and material which the group needs. This style of leadership can produce quick and good result if the subordinates are highly educated and intelligent, since they have to work without the intervention of the leader. Under this style, the leader possesses on no authority. Complete authority is given to the subordinates. In this style, the manager simply once determines policy programs and limitations for action, and then the entire process is left to the subordinates. Free rein or laissez-faire style implies the least interference by the leader. The leadership is employees centered. The group of employees is free to establish its own goals and work out its own problems. The leader manages
simply maintain contact with outside persons to bring the information required by the group. पूरी तरह से फ्री रहना, किसी भी तरह का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं करना, यह इस स्टाइल की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो ये जो विशेषता के लिए हुए जो ये स्टाइल होती है, जिसे कि पूरी तरह से फ्री रह करके कार्य करना, मतलब स्वतंत्र नेतृत्व की शैली जो होती है, इस शैली में जो नेता होता है वो अपने जितने भी अनुयायी या अधीनस्थ होते हैं उनको निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता दे देता है। मतलब कोई भी डिसीजन भी लेना हो तो उनके सबऑर्डिनेट्स ले ले। जो उनके सबऑर्डिनेट्स लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और स्वयं ही उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जो भी मार्ग चुनते हैं वे स्वयं की स्वेच्छा से ही चुनते हैं। लीडर जो होता है वे उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाता, किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, बल्कि वह तो केवल संपर्क की कड़ी का कार्य करता है। मतलब वह सिर्फ प्रोप्राइटर, मतलब जो मालिक है बिजनेस का, उसके और इनके बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह जो सिद्धांत होता है इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतंत्रता दी जाए, जितना फ्री रह करके वे कार्य करेंगे, वे ज्यादा अच्छी अपनी कुशलता और उत्तरदायित्व को समझ करके कार्य करेंगे। यह स्वरूप उन्हीं उपक्रमों में लागू किया जा सकता है जहां अधीनस्थ कर्मचारी योग्य हो, अनुभवी हो और चतुर हो। इंटेलिजेंट तरीके से जो लोग अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं वे स्वतंत्र रह करके अपने जो इच्छाएं होती है, जो अपने वर्किंग स्टाइल होती है, उसके अकॉर्डिंग वे कार्यों को पूरी भली भांति पूर्ण कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो प्रणाली होती है या ये जो स्टाइल है उपक्रम की, फ्री स्टाइल, इसमें यदि कार्य करवाया जाता है तो प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पर ऐसे कार्य हो जहाँ डिसीजन लेने का तुरंत कार्य करना हो और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना हो, तो वहाँ पे यह काफी सफलता या सक्सेस प्राप्त कर लेती है। तो ये जो स्टाइल होती है फ्री रन स्टाइल, यह बहुत से उपक्रमों में लागू की जा सकती है। इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्री रन स्टाइल: द स्टाइल इज सुटेबल टू सर्टन सिचुएशन वेयर द मैनेजर कैन लीव डिसीजन टू द ग्रुप। सेकेंड, दिस हेल्प सबऑर्डिनेट्स टू डेवलप इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव। तो ये जो दो इसके एडवांटेज हैं, इसके बाद डिसएडवांटेज दिए हैं। तो ये दोनों जो फायदे हैं इसके या लाभ हैं, इन लाभों में व्यक्ति जो होता है वो समूह के सदस्य के रूप में कार्य करता है और पूरे समूह को यह, पूरे ग्रुप को यह स्वतंत्रता होती है कि वह किसी भी तरह से कार्य कर ले। इस प्रकार जो व्यक्ति में स्वतंत्रता की अनुभूति होती है या स्वायत्तता की जो अनुभूति होती है, उसके लिए वे स्वयं अभिप्रेरित होते रहते हैं। यह एक अभिप्रेरणा का कार्य भी करती है। और इस विधि के अंतर्गत जितने भी व्यक्तियों का कार्य करने का इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है, क्योंकि वे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वे फ्री होते हैं और संपूर्ण विकास के लिए भी वे तैयार होते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादित करने से वे उच्च क्षमता से कार्य करने लगते हैं। तो और किसी भी कार्य को डिले नहीं करेंगे, इनिशिएटिव लेकर के उस वर्क को पूरा करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। दिस स्टाइल इग्नोर्स द लीडर completely in the same way as to autocratic style ignorance the group. It prevents the leader from providing inspired motivation to the group. In some cases, it creates chores. Due to these serious limitations, the style is very rarely used in business organization. इस प्रकार बहुत अधिक स्वतंत्रता भी जहाँ दे दी जाती है, वहाँ पे वर्किंग करने वाले जो उनकी कमिटी या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वे उसका कई जगह तो काफी लाभ उपक्रम को दे देते हैं और कई लोग उसका पर्सनली अपना लाभ उठा लेते हैं। तो नेतृत्व की जो ये स्वतंत्र शैली है या फ्री रन स्टाइल है, इसमें कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने से
बहुत ही अव्यवस्था भी फैल सकती है, जिससे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस स्टाइल के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूह में समन्वय की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि हर एक जो अधिकारी होता है, हर एक सबऑर्डिनेट होता है, वो अपने आप के कार्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, और वे सब अपने कार्य को महत्वपूर्ण मानने के कारण वे दूसरे कार्यों को बहुत ही इग्नोर करता है, और वे लीडर की बात को भी कभी कभी नहीं मानते हैं। इसलिए इसके जो ड्रॉबैक हैं या जो इसके डिसएडवांटेज है, इनके कारण यदि पूरी तरह से स्वतंत्रता न दी जा करके कुछ स्वतंत्रता दी जाए, मतलब मध्य स्तर का जो शैली होती है या जो इसकी स्टाइल है उसे अपनाया जाए, तो किसी भी उपक्रम में काफी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने तीनों स्टाइल्स देखी हैं, जो कि हमारे लीडर की किस तरह से लीडरशिप की जानी चाहिए उसकी स्टाइल्स थी। अब इन तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है। इन तीनों में जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडरशिप। लीडरशिप तीनों तरह की, इनमें डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क। फिक्सेशन करना मतलब निर्धारण करना, इंडिविजुअल वर्क प्रत्येक का कार्य का निर्धारण करना। तो कार्य के निर्धारण के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में द वर्क ऑफ द फॉलोअर्स इज फिक्स्ड बाय द लीडर हिमसेल्फ। ऑटोक्रेटिक में लीडर स्वयं निर्धारित करता है, नेता जो होता है उनका वही कार्यों का सभी प्रोसेस का निर्धारण करता है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में द फॉलोअर्स कैन टेक द हेल्प ऑफ द लीडर, अदरवाइज दे आर फ्री। जो उनके अनुयायी होते हैं वे अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, समूह को चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और उन्हें यदि आवश्यकता होती है तो ही वे लीडर की सहमति या फिर उनसे राय या परामर्श लेते हैं। एंड फ्री रेन, देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द फिक्सेशन ऑफ वर्क ऑफ द फॉलोअर्स बाय द लीडर। फ्री रेन जो लीडरशिप की स्टाइल होती है, उसमें किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है लीडर का। स्वयं सेल्फ ही अपने खुद फ्री रह करके जो भी डिसीजन होते हैं या जो भी फिक्सेशन होते हैं वर्क के, वे स्वयं ही करने लगते हैं। तो इस तरह से अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। नीतियों का निर्धारण करना। नीतियों के निर्धारण करने के लिए ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है, द पॉलिसीज आर कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द मैनेजर और द लीडर। जो नीतियों का निर्धारण होता है वो नेता ही समस्त नीतियों का निर्धारण करता है। और सेकंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पॉलिसी आर डिटरमाइंड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉय। जो भी पॉलिसियों का निर्धारण किया जाता है वो उनके जितने भी कंसल्टेशन के द्वारा ही, मतलब जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे पूरा कंसल्ट करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद ही पॉलिसियों का निर्धारण किया जाता है। मतलब परामर्श वो अपने सबऑर्डिनेट्स से लेते हैं और उसके बाद ही नीतियां बनाई जाती है। एंड फ्री रेन लीडरशिप में द वर्क ऑफ determining policies is assigned to the followers and the interference of the leader is the minimum। जो स्वतंत्र नेतृत्व वाली प्रणाली होती है उसमें नीतियों के निर्धारण में नेता का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। उसमें जितनी भी पॉलिसियों को बनाने का कार्य होता है वे उनके जितने सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कार्य करने वाले हैं, वे स्वयं ही बना लेते हैं। थर्ड पॉइंट, पॉपुलैरिटी। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में दिस स्टाइल वाज पॉपुलर इन ओल्ड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। जो पुराना सिस्टम था, मीन्स जो परंपरागत प्रबंध में अधिक लोकप्रिय था, वही निरंकुश या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में अपनाई जाती है। फिर डेमोक्रेटिक में दिस स्टाइल इज मोस्ट पॉपुलर इन मॉडर्न मैनेजमेंट। यह जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है,
इसमें जो कार्य करने की स्टाइल होती है वो अभी सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। यह अभी जो शैली चल रही है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करवाते हैं, उनके यहाँ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जा रहा है, ऐसा माना गया है। इसलिए अभी सबसे पॉपुलर जो है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है, मानी जा रही है। फिर फ्री रैन में दिस इज लेस पॉपुलर इन मॉडर्न मैनेजमेंट। जो स्वतंत्रवादी नेतृत्व प्रणाली है, यह स्वरूप बहुत ही कम लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें जो संस्था के उद्देश्य हैं वो पूर्ण होने में थोड़ी संदिग्धता या डाउट होता है। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेशन। डेमोक्रेटिक या एटोक्रेटिक लीडरशिप में नेगेटिव मोटिवेशन होता है, किसी भी तरह से कार्य के लिए प्रेरित नहीं होते। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, मतलब पूरी सकारात्मक तरीके से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और कार्य करते हैं। एंड फ्री रैन स्टाइल में हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, सबसे उच्च स्तर के मोटिवेशन के द्वारा वे कार्य करते हैं, क्योंकि वे कार्य के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। पूरी तरह से जब हम कार्यों का निर्धारण करेंगे तो उसमें जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है उसमें ऑल द अथॉरिटी इज रेस्पेक्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस लाई विद द मैनेजर। एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में सारे अधिकार लीडर अपने पास में ही रखता है, इसलिए किसी भी तरह से कोई अधिकारों को डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं होता। जो नेता कार्य करने के लिए दूसरों को आदेश देता है, उसी के अनुसार उन्हें आदेश करना होता है। तो सारे अधिकार, केंद्रीय अधिकार और दूसरे वर्ग के अधिकार भी उनके पास में ही रहते हैं। एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप में सम अथॉरिटी इज ट्रांसफर टू द फॉलोअर्स अकॉर्डिंग टू द नीड। जब आवश्यकता होती है तो कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है उनके सबऑर्डिनेट्स में। मीन्स जो नेता होता है वह आवश्यक अधिकारों का डेलीगेशन करता है और वह अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क के लिए प्रेरित करता है। थर्ड, फ्री रैन में मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी इज ट्रांसफर ऑफ द फॉलोअर। सबसे ज्यादा जो अधिकारों का विकेंद्रीकरण या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो फ्री रैन या इसी स्टाइल में किया जाता है। वह अपने अधिकार, सारे अधिकार कार्य करने के लिए या डिसीजन लेने के, सारे जो परामर्श ले करके कार्य करने के, वे सारे अधिकार A to Z अधिकार अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संदेश वाहन के प्रकार। कम्युनिकेशन इज ओनली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो इसमें संचार का या फिर जो संदेश का जो सिस्टम होता है उसमें टॉप टू बॉटम होता है, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे की ओर पूरे संदेशों को भेजा जाता है और उसी के अनुसार जो उनके उपक्रम में कार्य करने वाले लोग हैं उसे मानते हैं। एंड डेमोक्रेटिक में कम्युनिकेशन मूव्स बोथ वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा। मतलब जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें दोनों ही तरफ से किया जाता है। डेमोक्रेटिक में जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, वे भी अपने कम्युनिकेशन दूसरों को देते हैं, मतलब सारी बातों को क्लियर करते हैं, बताते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और इसी तरह वे भी, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी पूरे अपनी बातों को परामर्श के द्वारा टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। एंड फ्री रैन में कम्युनिकेशन इज फ्री। जो फ्री रैन या स्वतंत्र प्रणाली, स्वतंत्र जो स्टाइल होती है नेतृत्व की, उसमें सभी कम्युनिकेशन के लिए फ्री होते हैं। जो चाहे वो व्यक्ति वो कुछ भी बात कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। 7 पॉइंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स जो हमारा अनुशासन होता है, वह अनुशासन किस तरह से तीनों लेवल पर कार्य करता है, तीनों स्टाइल में कार्य करता है। ऑटोक्रेटिक में ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन।
जो ओबीडियंस देते हैं, मतलब जो उनके टॉप लेवल के जो लीडर है या जो प्रबंधक है, उनके द्वारा ही जो एक ऑर्डर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग या उन्हीं नियमों को मान करके और पूरे ओबीडियंट रह करके और सारे एम्प्लॉय को कार्य करना होता है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में इंटरचार्ज ऑफ आइडियाज, जो अपने आइडियाज रहते हैं, जो अपने बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वे सब डिसिप्लिन में सेल्फ रहते हैं। मतलब वे जो एक नेतृत्व के द्वारा, जो उनके अधिकारी के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित कर दी जाती है, उसमें रह कर के ही वे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। और फ्री रैन स्टाइल में सेल्फ मेंटेन्ड डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वयं ही वे अपने अनुशासन के निर्धारण भी करते हैं और खुद डिसिप्लिन में रह करके कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीनों स्टाइल थी लीडरशिप की, वो तीनों स्टाइल में जो सबसे बेस्ट होती है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है। उसे ही बहुत से उपक्रमों में अपनाया जाता है और उसके अनुसार ही लीडरशिप की प्रोसेस को भी पूर्ण करवाया जाता है। तो इस तरह से जो हमने अभी तक इतने डिफरेंस देखे हैं, इन सभी डिफरेंस को आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, इनको लर्न करना है और लर्न करके और इसको अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन करना है। जब आप इसे लिखेंगे तो लर्न करके लिखेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। समझ करके लिखना है, समझ के सेंटेंस को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा जो सेंटेंस के फ्रेमिंग होते हैं वो इस तरह से बनाएंगे कि एकदम बुक की लैंग्वेज भी न रहे और ना ही पूरी अपनी जो अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उस तरह रहे। थोड़ी सी मानक भाषा में, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप लोगों को इसको सेंटेंस फ्रेमिंग को करना है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने में अपने आप ही समझ में आएगा, क्लियर होगा कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गए हैं। तो इसकी जो लर्निंग की आप वीडियो बनाएंगे वो मुझे जरूर सेंड करेंगे। ये जो लीडरशिप के हमने 3 एलिमेंट देखे हैं, सबसे पहला सुपरविजन था, सेकंड मोटिवेशन और थर्ड लीडरशिप। ये इंडिविजुअल काफी अच्छे पॉइंट्स हैं और इनको इंडिविजुअल भी आपको याद रखना है और एक एलिमेंट के रूप में भी याद रखना है। तो डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हुए। अब 3 एलिमेंट्स को आपको बहुत अच्छे से करके और ये 4th एलिमेंट अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जो चौथा एलिमेंट है इसका वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हम संदेश वाहन, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है या बातचीत होती है, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इमोशन बिटवीन executive and employees to achieve group objectives. It is the soul of modern large-scale enterprises. There should be close and contact between management and worker so that he desired work could be performed effectively. तो इस तरह से कम्युनिकेशन का मीनिंग जो होगा, तो संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग कार्य करते हैं उनमें किसी भी अन्य कर्मचारी के साथ में कोई एक अधिकारी या कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से किसी भी तरह का जब मध्य अपने कम्युनिकेशन या बातचीत का संपर्क बनाता है तो उसे ही कम्युनिकेशन की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि संप्रेषण या संदेशवाहन भी कहलाता है। जो कम्युनिकेशन होता है वो जो ग्रुप के एम्स होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए ही कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जो उनके विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करना होता है। तो जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कर्मचारियों, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट उनके बीच में स्थायी संबंध बनाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे शब्दों के साथ में बातचीत के द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए।
कम्युनिकेशन करते समय हमें अपने पद और अपने जो अस्तित्व है उसकी भी गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। अब है इसकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस। कम्युनिकेशन एज डिफाइंड बाय मैनेजमेंट अथॉरिटीज। मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है वो यहाँ पे बताई गई है। फर्स्ट डेफिनेशन है न्यूमैन एंड सुमर की। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक लोगों के आइडियाज या उनकी राय या उनकी विचारधारा या उनके जो संवाद है वो जब एक दूसरे से करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर और मैसेजेस अकॉर्डिंग टू फायर जी मेयर। इनके अनुसार भी जो संदेशवाहन या कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड्स को, पत्रों को या फिर सूचनाओं को, अपने विचारों को, मतों को या उनके जो आदान प्रदान करते हैं, जो इंटरनली बातचीत करते हैं वो कम्युनिकेशन कहलाता है। थर्ड, लुइस ए एलन, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ थिंग्स दैट वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक and continue process of feeling, listening and understanding। इस प्रकार एलन के अकॉर्डिंग भी जो अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं यह एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। यह एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यू प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी बात को टेलिंग कर बताते हैं, जिसमें कि सुनना और कहना और समझना ये तीनों बातें ही सम्मिलित की जाती है। फोर्थ डेफिनेशन है कम्युनिकेशन has been defined as transfer of information from one person to another, whether or not it critics confidence or become exchange of interchange, but the information transferred must be understandable to the receiver। G.C. Brown, इनके अकॉर्डिंग जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो समझने योग्य बातें होनी चाहिए। जो हम बात किसी को कहते हैं, जो हमारे विचार दूसरों को बताते हैं या सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो जब हम उन्हें किसी भी बात को दे रहे हैं तो वो स्वीकृत करने वाला या रिसीवर भी उसे समझ पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। In this way, communication is a system process of creating mutual understanding through exchange of messages। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो कि अपनी सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को हस्तांतरित या ट्रांसफर करती है, उनका आदान प्रदान करती है और जो समझ उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हमने देखी है, इन सभी डेफिनेशन के मीनिंग को आपको समझना है और जब आप इसके अर्थ को समझ पाएंगे तो इन डेफिनेशन के द्वारा आप अपनी एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो जितने भी राइटर की डेफिनेशंस आप यहाँ देखेंगे उनमें से सबको पढ़ करके और आप अपनी कोई एक डेफिनेशन बना करके और जरूर लिखें। तो जिस तरह से हमने देखा कि कम्युनिकेशन किस तरह होना चाहिए, कम्युनिकेशन किन किन लोगों के बीच में होना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह से कार्य करता है उपक्रम में, वो आप लोगों को सबको याद रखना है और उसके अर्थ और डेफिनेशन के एक पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट लिख करके और मुझे बताना है। अब आएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। There should be 2 or more persons in it. Only views, ideas, information, etc. passes in it. It is a continuous process. Sign and words are used in it. It may be direct or indirect between 2 persons. Communication should have mutual understanding. कम्युनिकेशन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है और जो कम्युनिकेशन में सिर्फ सूचनाओं, इंफॉर्मेशन, जो उनके विचार, मतों और इसी का एक्सचेंज किया जाता है या आदान प्रदान किया जाता है।
संप्रेषण में या कम्युनिकेशन में आपसी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, अर्थात जो सूचना प्राप्त करने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाला है और संदेश उसी अर्थ में ले, मतलब जिस रूप में हम उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी रूप में वो उसे समझ भी पाए। यह सबसे जरूरी कम्युनिकेशन की विशेषता होगी। जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट दो व्यक्तियों के मध्य या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, चाहे वो अपने मैसेजेस के थ्रू भी कर सके, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो सही मायने में हमारे संदेश को सही तरीके से दूसरे तक पहुंचाना होगा। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, मतलब निरंतर हम एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराते रहें। यह इसलिए एक कंटिन्यू प्रोसेस के रूप में इसे देखा जाता है। इसमें हम संकेतों को और शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब साइन को भी इसमें यूज कर सकते हैं, वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको लर्न करना है, लिखना है और इसे आप याद करके और फिर मुझे लिख करके और बताएंगे। मैं आपको बार बार जो लर्न करने के लिए कहती हूँ वो इसीलिए कि यदि आप समझ लेंगे, उसे लिख लेंगे तो आप अपने आप को इस लायक महसूस करेंगे या अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखेंगे कि कभी भी किसी टॉपिक के बारे में आपसे जनरल कम्युनिकेशन किया जाए तो वह आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए ये होमवर्क है कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके पॉइंट्स को आप पढ़ करके और रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा कितना पढ़ा जा रहा है, कितनी लर्निंग की जा रही है, इसके बारे में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं आपके द्वारा यह वीडियो में क्या आपको कमी लगी या आपको क्या समझ में नहीं आया, ये भी मुझसे कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सभी पूरी वीडियो को जरूर देखा करें। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मैं कुछ पॉइंट्स बीच में बताती हूँ वो एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर करके रखेंगे। इसलिए आप वीडियो जरूर रोज देखें और जो भी होमवर्क मैं देती हूँ वो आप जरूर कर रखें और अपने रजिस्टर को भी कंप्लीट करके रखें।